आज हम लोग देखेंगे 5 मई का द हिंदू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हैं, कम से कम 2 टॉपिक तो इम्पोर्टेंट हैं ही, लाइक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और सांभा का जो एक नया वैरायटी आया है चावल का वो। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, ये आया कौन से ईयर का है? 2025। तो शुरू करते हैं। इस सूचकांक है तो जारी कौन करता है? जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। हिंदी में ही लिख देता हूं मैं, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं शॉर्ट में RSW। RSW नहीं, RSF। ये एक्चुअली हिंदी रूपांतरण है इसका फ्रेंच वर्ड का RSF। इसका है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, इंग्लिश में रिपोर्टर्स साइंस। साइंस का मतलब होता है विदाउट, और F फॉर है फ्रंटियर। फ्रंटियर बाउंड्री होता है, तो RSF लिखते हैं, जिसका फ्रेंच में RSF, जिसका फुल फॉर्म है रिपोर्टर्स साइंस फ्रंटियर। साइंस मतलब होता है विदाउट या लैक, तो इंग्लिश में है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। ये संस्था कहाँ पर है? ये क्या है? ये एक NGO है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी उसका पूछते हैं कभी कभी, NGO क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एक होता है गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट के संगठन होते हैं, दूसरे होते हैं बिना गवर्नमेंट के। ठीक है, तो NGO है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय NGO है। अंतर्राष्ट्रीय NGO है। कहाँ पर लोकेटेड है? हेडक्वार्टर इसका पेरिस में है। तो ये हो गया जारी कौन करता है, पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात इसमें हमें जाननी है, ये जो सूचकांक है, इसके बारे में। इस सूचकांक 100 नंबर तक देता है। तब इसके जो स्केल है 100 अंकों तक है। एक मैं लिख दे रहा हूँ, ये 0 या 1 से स्टार्ट होता है, जो भी है 1 से 100 अंकों तक होता है इसका स्कोर। क्या होता है इसका स्कोर? 1 से 100 अंकों के बीच मिलेगा। जैसे किसी को स्कोर मिला 20.5, किसी का स्कोर आया 30.5, किसी का आया 40.8। फिर ये स्कोर जब मिलता है तो इस स्कोर के आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। ठीक है, जो भी स्कोर आया उसके आधार पर रैंक बनाई जाती है क्रम में लगा के। ठीक, जिसका स्कोर ज़्यादा होगा 100, वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा है। प्रेस की स्वतंत्रता ज़्यादा है। ज़्यादा स्कोर ज़्यादा फ्रीडम। यहाँ कम स्कोर कम फ्रीडम। कम स्कोर कम फ्रीडम, ज़्यादा स्कोर ज़्यादा फ्रीडम। किसको? प्रेस को। तो वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर क्या स्थिति है, ये सूचकांक हमें बताता है। ठीक, इसमें भारत को क्या रैंक मिली है, ये हमारे लिए आवश्यक है।
बाकी तो हम बाद में देख लेंगे। चलो पहले छोटा बड़ा ही देख लेते हैं। प्रेस स्वतंत्रता ज़्यादा है तो टॉप 5 कंट्रीज़ कौन सी हैं? पहले इसको देख लेते हैं, फिर भारत देखते हैं। टॉप 5 कंट्री कौन सी हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेस स्वतंत्रता है? तो पहला है नॉर्वे, दूसरा है एस्टोनिया, नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, एस्टोनिया की राजधानी तल्लिन। थर्ड रैंक पर है नीदरलैंड, चौथा है स्वीडन, और पांचवा आप लोग नोट कर लेंगे फिनलैंड। कौन सा? फिनलैंड। और सबसे कम वाले देश कौन से हैं जहाँ सबसे कम स्वतंत्रता है? अभी जैसे कि हमने इसका क्या नाम है, नॉर्वे का लिखा, तो इसका स्कोर आया है 92। 1 से 100 के बीच में कितना स्कोर मिला है? 92 स्कोर मिला है। सबसे कम स्वतंत्रता प्रेस की कहाँ पर है? तो सबसे पहला नंबर आता है इसमें, 180 देशों की रैंकिंग आई है, तो 180 से स्टार्ट करते हैं। पहला है इरिट्रिया, राजधानी आपको याद रहे तो अच्छी बात है, कभी कभी मैचिंग में आता है। इरिट्रिया की राजधानी है अस्मारा। 179 पर है आपका उत्तरी कोरिया, 178 पर है, देखिए कम्युनिस्ट देश है चीन, तो वहाँ स्वतंत्रता क्या है? बहुत कम है, नहीं है। तो नीचे से तीसरे नंबर पर है चीन यहाँ पर, और उसके बाद है सीरिया। तो चीन में प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर स्थिति बहुत ही नाजुक है ना। यहीं पर अगर लेंगे तो रूस भी आपका नीचे से ही आता है नंबर, उसका 171 रैंक पर है रूस। रूस की रैंकिंग अगर यहीं लिखना है तो रूस की रैंकिंग हो गई 171 पर। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि दोनों बहुत अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं चीन और रूस, लेकिन उनकी रैंकिंग यहाँ पर बहुत ही ख़राब है। तो हम भारत की रैंकिंग देखते हैं, हमारे भारत की स्थिति क्या है और उसका स्कोर कितना है। तो भारत का जो रैंक है कितना मिला है? 151। और स्कोर कितना आया है भारत का? 1 से 100 के बीच में स्कोर है 32.96। स्कोर याद करना है तो कर सकते हैं, कहीं अगर पूछा जाता है, अदरवाइज जनरली आवश्यक नहीं है। रैंक बहुत ज़रूरी है। 151 इस बार आई है, पिछली बार थी 159। तो हमने क्या किया? सुधार किया है, नीचे से ऊपर बढ़ गए हैं। ठीक है, तो ये भारत की रैंक हो गई। भारत के पड़ोसियों में अगर रैंक हम देखते हैं किसी की, तो भारत का पड़ोसी एक तो चीन, जिसकी हालत बहुत ख़राब है, 178 पर हमने देखा, और हमारा रूस पड़ोसी तो नहीं है लेकिन संबंध तो हमारे अच्छे हैं ही उससे। तो ये दो लोग हैं जिनकी स्थिति हमसे भी गई गुजरी हुई है, बहुत नीचे है। ठीक है, यहाँ पर एक और जो हमें बताना है यहाँ पर कि वैश्विक स्कोर क्या है, मतलब पूरे विश्व का स्कोर कितना है। 1 से 100 के बीच में अगर रैंक वो स्कोर दिया जाए, जैसे भारत का स्कोर है 32.96, तो ग्लोबल स्कोर कितना आया है? तो ग्लोबल स्कोर बहुत कम है, उसकी स्थिति 54.7। कितने में से? 100 में से। ये जैसे 32.96 आया है, वो 100 में से, 100 नंबर में 32 नंबर भारत को मिले हैं। वैश्विक स्तर पर जो औसत है 54 है, और ये स्थिति बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मतलब ये कि वैश्विक स्तर पर प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर बहुत ही गंभीर स्थिति है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमें जानना चाहिए वो ये कि जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, इसके लिए 5 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, 5 सूचक या संकेतक हैं जिसके आधार पर ये
बनाते हैं। अब देखिए, संकेतक याद रहें या ना रहें कोई विषय नहीं है, बट हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि इन चीज़ों का उपयोग करके हम देख कर बता सकते हैं किसी देश में स्थिति क्या है। जैसे पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में क्या है, राजनैतिक स्तर पर स्वतंत्रता की स्थिति क्या है, जो हमारे प्रेस जो क्या बोलते हैं पत्रकार महोदय होते हैं उनको बचाने के लिए लीगल फ्रेमवर्क क्या है, विधिक फ्रेमवर्क क्या है सहायता के लिए उनकी, आर्थिक संदर्भ में क्या स्थिति है, सामाजिक सांस्कृतिक, और लास्ट आप लिख लीजिए सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब जो पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या स्थिति है उस देश में। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में, तो इस रेफरेंस में 5 इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पर ये मापते हैं, और मापने के क्रम में 0 से 100 के बीच क्या करते हैं, एक स्कोर होता है, तो 0 से 100 के बीच आपको स्कोर देंगे। स्कोर आपका स्कोर कार्ड, ठीक है, स्कोर कार्ड में जो आपको नंबर मिलेगा स्कोर पर, उसके आधार पर रैंक बनाई जाती है, फिर रैंक तय होती है कौन सबसे ऊपर है कौन सबसे नीचे है। सबसे ऊपर वो देश होगा जिसका स्कोर सबसे बेस्ट होगा, मतलब 100 के नज़दीक होगा, वो सबसे ऊपर होगा। तो ये सूचकांक हो गया जो पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, बहुत छोटी सी न्यूज़ है हाउती समूह को लेकर के। हाउती समूह ने हमला किया है इजराइल पर। ठीक, इजराइल के एयरबेस पे हमला किया है, किससे, मिसाइल से। तो आपको ये मिसाइल याद नहीं रखनी है, सूचना के लिए कि मिसाइलों का इस्तेमाल आज भी हो ही रहा है। तो हाउती ने हमला किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि हाउती समूह है कहाँ पर। ये यमन में सक्रिय है, यमन में सक्रिय है, वहाँ की सरकार के खिलाफ विद्रोही ग्रुप है यमन का, और इसको समर्थन प्राप्त है ईरान का। आपको ये पता होना चाहिए किसका समर्थन प्राप्त है, ईरान का। ये आपका यमन का जो लोकेशन है मैप पर, वो कहाँ पड़ता है आपको पता होगा, मैं बना देता हूँ यमन का लोकेशन। ये आपकी जो खाड़ी है, ये हमने मैप बना दिया। ये हमारा भारत है, और ये बड़ा सा जो है वो अफ्रीका है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ये देश जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर है यमन। तो ये यहाँ पर सक्रिय ग्रुप है हाउती, जिसको ईरान का समर्थन प्राप्त है। ईरान की लोकेशन यहीं पर है, ये ईरान हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउती समूह क्या कर रहा है। तो यहाँ से इसने इजराइल पर हमला किया है, इजराइल की लोकेशन यहाँ कहीं बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है खेलो इंडिया यूथ गेम को लेकर के है, मोदी जी ने अभी उद्घाटन किया है। खेलो इंडिया यूथ गेम, ये 2025 का खेल है। कहाँ हो रहा है हमें ये जानना है फिलहाल भी। तो लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन मतलब कहाँ, स्थान क्या है। लोकेशन है बिहार,
उद्घाटन फिलहाल पटना में हुआ है, लेकिन केवल पटना में ही इसका आयोजन नहीं हो रहा है, कई और शहरों में भी हो रहा है बिहार के। तो हमें बिहार याद रखना है। यहाँ पर ये आयोजन जो हो रहा है बिहार में, ये पहली बार हो रहा है। प्लस यहाँ सरकार ने जो योजना शुरू की है खेल को लेकर के, 2 योजनाएं हैं। एक है खेलो इंडिया, दूसरा टॉप। हम टॉप के लिए मैं यहाँ विशेष रूप से रेफरेंस कर रहा हूँ। टॉप योजना, टारगेट ओलंपिक पोडियम फुल फॉर्म इसका है। टारगेट ओलंपिक पोडियम, ये भी खेल को लेकर है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, तो एक गेम का नाम लिया गया है विशेष रूप से, उसका नाम है वुशु, WUSHU। ये मार्शल आर्ट जो होती है, जूडो टाइप, उसका एक नाम है और इसको गेम के रूप में शामिल किया हुआ है। इस गेम में है या नहीं हमें ये पता होना चाहिए कि वुशु एक मार्शल आर्ट है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मैचिंग में, तो आपको पता होगा तो कर पाएंगे। नेक्स्ट है विझिंजम पोर्ट को लेकर के, इसके बारे में हमने चर्चा भी की है। आज थोड़ा डिटेल में और चर्चा करेंगे हम लोग। विझिंजम पोर्ट, तो ये विझिंजम पोर्ट जो है, इसका उद्घाटन अभी हुआ है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम जिला है वहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, प्लस केरल की राजधानी भी है। तो ये विंजम पोर्ट कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे, ये हमारा, चलो इसको श्रीलंका मान लेते हैं, ये केरला की लोकेशन है, तो यहीं पर स्थित है ये विझिंजम पोर्ट। अप्रॉक्स लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपसे कोई पूछ सकता है कि विझिंजम पोर्ट पूर्वी तट पर है या पश्चिमी तट पर है, तो आपको अगर ये याद है तो आप कह देंगे ये पश्चिमी तट पर स्थित है। ठीक, इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, विझिंजम पोर्ट के बारे में, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तिरुवनंतपुरम में स्थित है। एक तो ये डीप सी पोर्ट है, पहली बात क्या है, ये डीप सी पोर्ट है, अंतर्राष्ट्रीय डीप सी पोर्ट, प्लस कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, भारत का पहला, भारत का पहला कंटेनर शिपमेंट पोर्ट, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने मूवीज वगैरह देखी होंगी, एक बड़ी सी जो ट्रक रहता है, तो उसके ऊपर एक बड़ा सा ऐसा लदा होता है, इसके नीचे ये आपका व्हीकल होता है, ये अलग होता है इतना, जहाँ ड्राइवर बैठता है। ये यहाँ पर आपके व्हीकल्स के पहिए लगे होते हैं, यहाँ ड्राइवर आपका बैठा होता है। तो ये जो पीछे का पोर्शन होता है, जो पूरा डब्बा की तरह दिखता है ट्रक के ऊपर, ये कंटेनर होता है। ये कंटेनर पूरा का पूरा ऐसे उठा लिया जाता है और उठाकर जहाज़ पर लाद देते हैं पूरा, ये यहाँ से। तो इसी कंटेनर में सामान आता और जाता है, मूवीज में आपने देखा होगा। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, मतलब ये भारत के लिए फ़ायदा क्या है इसमें, पहले हम थोड़ी और चर्चा करते हैं कि बना कौन से मोड पर है, फिर हम इसके बारे में आते हैं। ठीक है, इसको बनाया किसने है? बनाया है
अदानी पोर्ट ने, गौतम अदानी अदानी पोर्ट इसने बनाया है, और बनाया गया है किस मोड पर? पीपीपी मोड पर बनाया गया है। पीपी मोड क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है पब्लिक, PUBLIC, पब्लिक, साफ साफ लिख देता हूँ मैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फुल फॉर्म होता है। इस मोड पर बनाया गया, इस मॉडल से बनाया गया है इसको। अब इसमें पब्लिक मतलब होता है सरकार, प्राइवेट मतलब कोई कंपनी। तो पब्लिक दैट इज गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट है इन्वॉल्व है? केरल गवर्नमेंट, केरल सरकार। और प्राइवेट सेक्टर का कौन सी कंपनी है? अदानी पोर्ट। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है पीपी मॉडल पर। पीपी का कौन सा विशेष मॉडल यूज किया गया है वो हम देखते हैं। इन दोनों ने मिलकर जो बनाया है, तो पीपी मोड का जो मॉडल है उस मॉडल का नाम है DBFOT मॉडल पर बनाया गया है। ये क्या होता है? तो इसको आराम से एक्सपेंड करते हैं। D फॉर डिजाइन, B फॉर बिल्ड, BUILD, F फॉर फाइनेंस, O फॉर ऑपरेट, T फॉर ट्रांसफ़र। जैसे पीपी के मॉडल्स बहुत सारे होते हैं, जैसे BOOT मॉडल होता है, बूट, बिल्ट ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र। ऑपरेट ट्रांसफ़र तो हमने देख ही लिया। O फॉर ओन, B फॉर बिल्ट। ऐसे मॉडल अलग अलग होते हैं। तो ये इसमें ये मॉडल यूज किया गया है। ये क्या है इस मॉडल में? ये डिजाइन और बिल्ड का काम अदानी करेंगे। मेजर फाइनेंस अदानी का है, मेजर फाइनेंस अदानी का है, बाकी फाइनेंस केरल गवर्नमेंट भी कर रही है इसमें। ठीक, इसके बाद ये ऑपरेट करेगा इस पोर्ट को, मतलब डिजाइन करेगा पोर्ट को, बनाएगा, उसको फाइनेंसिंग भी वही करेगा, ऑपरेट करेगा। 40 साल तक का दिया गया है टेंडर इनको। तो 40 साल तक ऑपरेट करेंगे, जो पैसा लगाया है वो अपना प्राप्त करेंगे 40 साल के लिए। बाद में इसको 20 साल एक्सटेंड भी कर सकती है सरकार चाहे तो। हमें इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है 20 साल एक्सटेंड करेगी नहीं करेगी। ऑपरेट करेगी 40 साल तक या कुछ सालों तक ऑपरेट करेगी, आपको इतना याद होना चाहिए। आज जब इसका पैसा वसूल हो जाएगा 40 साल तक, उसके बाद ये सरकार को मिल जाएगा, केरला सरकार को। फिर सरकार इसको चलाएगी और सरकार को इससे मिलेगा राजस्व, लेकिन कब? 40 साल बाद। ये इसका बनाने का हो गया। अब ये पोर्ट जो बना है लगभग 20 मीटर गहरा है, ये गहराई बहुत ज़्यादा है। तो इससे क्या होते हैं, बड़े बड़े जो शिपमेंट हैं, बड़े बड़े जहाज यहाँ तक आ सकते हैं, पोर्ट तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्रांसशिपमेंट हब के बारे में, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे उसके बारे में। ट्रांसशिपमेंट हब क्या है, या ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है वो क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है कि जो बड़े बड़े जहाज होते हैं, प्लस छोटे छोटे जहाज, दो होते हैं, इन जहाज़ों के लिए चाहिए होता है गहरा बंदरगाह, गहरा पोर्ट।
ये छोटे हैं, हल्के होते हैं, कम पर लोड होता है, तो उथले बंदरगाह भी इनके ऊपर, उथले बंदरगाहों पर भी ये चले जाते हैं। गहरे और उथले का मतलब पानी कितना गहरा है इस चीज़ से है, ठीक है। तो ये गहरा है तो यहाँ बड़े जहाज़ आसानी से आ जाएंगे। जब बड़ा जहाज़, मान लीजिए ये पोर्ट पर आ गया बड़ा जहाज़, ठीक है, तो इससे सामान उतारा गया और छोटे पर लाद दिया गया 4-5 जहाज़ों पर। अब ये छोटे जहाज़ आगे अपना आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ पर लेकर चले जाएंगे। दूसरा फ़ायदा क्या है, आसपास से छोटे छोटे जहाज़ सामान लेकर आए और बड़े जहाज़ पर लाद दिया गया। तो यही है ट्रांसशिपमेंट, इधर से उधर, छोटे से बड़े जहाज़ पर और बड़े से छोटे जहाज़ पर हम यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं आसानी से। अब फ़ायदा इसका क्या हुआ, भारत अभी तक 75%, भारत का 75% जो ट्रांसशिपमेंट था वो होता था कोलंबो और अन्य पोर्ट से। सिंगापुर है, कोलंबो है, तो कोलंबो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वहाँ से सिंगापुर या अन्य पोर्ट से करता था। अब इसका फ़ायदा भारत को मिलेगा कि अब भारत को क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। भारत अपने ऊपर निर्भर हो गया। एक तो फ़ायदा ये आत्मनिर्भरता लिखिएगा। दूसरा रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। कैसे, हम व्यापार जब कर रहे होते हैं, क्योंकि सामान लदेगा इसका मतलब व्यापार हो रहा है, अपना सामान हमें कहीं भेजना है, अब हमको कोलंबो से भेजना है, तो वहाँ पर पता लगता है कोलंबो सरकार ने हमको उतरने से मना कर दिया। जैसे अभी भारत ने पाकिस्तान पर बैन लगा दिया कि उनका कोई जहाज़ हमारे यहाँ नहीं आएगा या हमारा जहाज़ उनके यहाँ नहीं जाएगा, तो कोलंबो सरकार भी कर सकती है। तब हम व्यापार कैसे करेंगे, हमारे लिए समस्या ये है। तो विपरीत परिस्थितियाँ जब आएंगी तब दिक्कत होती है, तो वो जो रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। इससे क्या होगा, भारत में रोजगार सृजन भी होगा, क्योंकि लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार में यहाँ महिलाओं को भी लगाया गया है, तो महिला सशक्तिकरण का भी इसमें शामिल है। प्लस सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि अपने ही यहाँ सब कुछ हो रहा है तो रेवेन्यू तो बढ़ना स्वाभाविक है। इसका एक फ़ायदा और क्या है कि ये मैरीटाइम रूट के नज़दीक है, 10 किलोमीटर पड़ता है मुश्किल से, 10 नॉटिकल माइल, किलोमीटर नहीं चलता है, नॉटिकल माइल चलता है, 10 nm, मतलब जहाँ बंदरगाह है हमारा उससे 10 नॉटिकल मील दूरी से ही जो मैरीटाइम ट्रेड रूट है, जहाँ से जहाज़ गुजरते हैं, वो है। तो 10 नॉटिकल मील होता ही कितना, पास में आ जाएंगे, तो आसानी से काम हो जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे होंगे हमारे इस ट्रांसशिपमेंट हब से या पोर्ट के बनने से। इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव आया है इसमें, कि इसको पहले क्या बोलते थे। राजेंद्र चोल के समय इसको पट्टिनम कहा जाता था। हो सकता है कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए। राजेंद्र चोल एक राजा थे, उनके समय ये स्थिति थी। इसके बाद एक बालिटा, BALITA, बालिता पढ़ लीजिए, बालिटा पढ़िए, जो भी आपको मिले। इस पोर्ट का नाम बालिता बताया गया है, पुराना नाम। किस में, एक बुक आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, द पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, उसी में है। इरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर, इरिथ्रियन लाल के लिए यूज किया जाता है, इरिथ्रियन सी, इसी बुक में इसका नाम बलिता बताया गया है। तो ये हमने विजिंगम के बारे में जाना, केरल में है, कैसे लाभ होगा भारत को, कैसे क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक पोर्ट है, एयरफील्ड है, वो न्यूज़ में है। वो क्यों, ट्रंप जी ने ऐसा कहा है, बैग्राम एयरफील्ड है। एयरफील्ड जहाँ पर जहाज़ रहते हैं, एयरफील्ड।
ये आपको पता हो कि कहाँ पर है, बस हमारे लिए इतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ट्रंप जी के बयान इधर उधर आ रहे हैं। बागराम एयरफील्ड, ये है अफ़गानिस्तान में। ट्रंप ने जो कहा है कि यहाँ पर जो है इस एयरफील्ड पर एयर बेस है, एक प्रकार से एयरफील्ड जो एयर बेस होता है सेना का, वायुसेना का। तो ये अफ़गानिस्तान में है, काबुल से कुछ दूरी पर। यहाँ पर चीन ने कब्जा कर लिया है, चीन ने अपना बेस बना लिया है, ऐसा इनका कहना है ट्रंप जी का। तो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि न्यूज़ में था ये लोकेशन कहाँ है, तो आप बता देंगे अफ़गानिस्तान में है। इस जो एयरबेस है ये, इसको बनाया किसने था? कोल्ड वार का दौर था, तो यूएसएसआर ने, या उस समय का जो, इस समय का जो रूस है उसका वही है यूएसएसआर उस समय का, उसने बनाया था। बाद में इस पर कब्जा किया अमेरिका ने। अब अमेरिका चला गया है, तो चीन का कब्जा हो सकता है, हो सकता है, ट्रंप जी का कहना है। तो सही कितना है ये पता नहीं, हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है केवल। लास्ट आखिरी टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक, एक राइस की जो वैरायटी आई हैं, जीनोम एडिटेड धान की किस्म, इनका उद्घाटन किया गया है। 2 किस्मों का उद्घाटन हुआ है। किसने किया है और किन संस्थाओं ने बनाया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR की 2 संस्थाएं हैं जिन्होंने इनको बनाया है। तो इनके नाम क्या हैं? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च लोकेटेड इन हैदराबाद, इसकी लोकेशन हैदराबाद है। और दूसरा है IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इन दोनों ने मिलकर 2 प्रजातियां बनाई हैं। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की है वो ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो जो 2 वैरायटी बनी हैं उनके नाम क्या हैं? एक का नाम तो बहुत ज़रूरी है, हमें याद रखना है। तो राइस वैरायटी, राइस धान की किस्म, धान की 2 किस्में इन्होंने बनाई हैं। एक का नाम है कमला, और जो दूसरी बनाई है, पहले कमला के बारे में जान लेते हैं। जो कमला है इसको बनाया गया है सांभर मंसूरी से। सांभर मंसूरी, ये धान की वैरायटी है सांभर मंसूरी, उसी में एडिट करके बनाया गया है। तो इसका फ़ायदा क्या होगा? इससे इसका जो उत्पादन है, यील्ड, वो बढ़ेगा, प्लस पीरियड, इसको उगाने में जो समय लगता है वो भी कम हो गया है। तो इसका उत्पादन भी बढ़ेगा, मतलब उत्पादन ज़्यादा होगा, प्लस समय भी कम कर दिया गया है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कृषि में। तो 15-20 दिन की बचत होगी कम से कम। इस फसल को, इस कमला की अगर वैरायटी बोई जाती है तो 15-20 दिन बचत होगी, क्योंकि ये पक जाती है लगभग 130 दिन के आसपास में पक जाती है। ठीक, और दूसरी वैरायटी है धान की, उसका नाम है
पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1, पूसा DST राइस 1 अगर याद है तो सो फार सो गुड। कमला तो याद रखेंगे क्योंकि बहुत सिंपल नाम है, ठीक है। इसके बारे में क्या है, ये भी धान की ही वैरायटी है लेकिन बनाया गया है काटनडोरा सन्नालू से। नाम काफ़ी टफ है, मुझे लगता नहीं इतना याद रखेंगे। काटनडोरा से बनाया गया है, सही रहेगा आपके लिए। खास बात जो है वो याद रखेंगे हम। एक तो इसकी यील्ड ज़्यादा है, यील्ड मतलब उत्पादन, और इसमें जो गुण इंसर्ट किया गया है वो है ड्रॉट रेजिस्टेंस और सॉल्ट रेजिस्टेंस। सूखा प्रतिरोधी मतलब सूखे में भी अगर पानी कम हो गया, नहीं मिल रहा है, तो भी ये सह जाएगी, सर्वाइव करेगी। और लवणता भी अगर बढ़ गई, लवण, तो लवणता प्रतिरोधी भी है। चूँकि इस समय क्लाइमेट चेंज का दौर चल रहा है, सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे में ये किस्में क्या हो जाती हैं, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उत्पादन बना रहे। भले सूखा हो गया तो वो फसलें उस चीज़ को बर्दाश्त करके उत्पादन उतना ही दे सकें। सांभर वाले में उत्पादन जो बढ़ाया गया है, तो इसमें जो उसकी धान की जो बालियाँ होती हैं ना, उसमें बीजों की संख्या बढ़ा देता है, जो परिवर्तन किया गया है इसमें। अब हम समझते हैं इसकी टेक्नोलॉजी जो यूज़ की है इन्होंने। टेक्नोलॉजी इसमें जो यूज़ की गई है उसका नाम है जीनोम टेक्नोलॉजी, उसका नाम है जीनोम एडिटेड। दो टेक्नोलॉजी होती हैं, एक जीनोम एडिटेड है, एक आपने पढ़ा होगा जीनोम जेनेटिकली मॉडिफाइड, GM। तो हम अलग अलग इसका अंतर बता देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो जीनोम एडिटेड में क्या होता है, पहले तो हम जीनोम समझ लेते हैं फिर एडिटेड समझते हैं, क्योंकि नहीं तो समझ में कैसे आएगा। फर्स्टली वी अंडरस्टैंड द जीनोम। जीनोम क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल है, संपूर्ण जेनेटिक मटेरियल, किसी व्यक्ति में, किसी जीव में जो भी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, उस सब को मिलाया जाए तो जीनोम कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA। वायरस वगैरह में RNA होता है, लेकिन हमारे लिए भी यहाँ फोकस में DNA ही रखेंगे, ठीक है। तो किसी कोशिका में पाया जाने वाला संपूर्ण DNA दैट इज जीनोम कहलाता है, ठीक है। इस DNA के, आपने DNA का स्ट्रक्चर देखा होगा, डबल हेलिक्स मॉडल, वो ऐसा होता है, बेस पेयर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। उसका ये DNA हो गया हमारा। DNA का एक भाग जहाँ पर इस पर सारी सूचनाएं होती हैं। DNA पर क्या होता है, इन पर सभी सूचनाएं, एक व्यक्ति के लिए, एक पौधे के लिए, जो भी जीवित है उसको लेकर सभी सूचनाएं इसी पर होती हैं, सभी सूचनाएं इसी पर होती हैं। जैसे कि वो कितना लंबा होगा, कितना मोटा होगा, प्रोटीन कौन सा बनाना है, कैसे खाना है, क्या है, उम्र क्या है, तो ये सारी सूचनाएं इस पर कोडेड होती हैं, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है प्लांट्स में और हम में सामान्य रूप से, और ये जेनेटिक मटेरियल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। मतलब ये कि पेरेंट्स से बच्चों में जाता है। मान लीजिए हम ह्यूमंस का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये हो गए दो पेरेंट्स मान लीजिए, तो इनका जो बच्चा होगा छोटू, इसके अंदर ये जो आपका DNA है वो ट्रांसफ़र हो जाता है,
तो जो लक्षण है जेनेटिक मटेरियल के माध्यम से ट्रांसफ़र होते हैं और इसी जो डीएनए है इस पर सभी सूचनाएं अंकित होती हैं, सभी निर्देश होते हैं कि हाथ कितना मोटा है, हाथ कितना पतला होगा, उंगलियां कितनी होंगी, रंग क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो इस डीएनए के एक भाग पर जो सूचना होती है, मतलब डीएनए का एक भाग जीन कहलाता है, जिस पर क्या होती है, सूचना होती है, एक सूचना होती है, कैसा क्या रिस्पॉन्स करना है। तो डीएनए का एक भाग जीन कहलाता है। हम अगर जीनोम और जीन को समझना चाहें तो जीनोम एक पूरी किताब है, बुक है होती है। जीनोम एक पूरी बुक है, बुक का एक वाक्य जिससे हमें सूचना मिलती है कि ये है वो जीन है। ठीक है, तो आप जीन समझ गए। इसी जीन पर एडिटिंग हुई है। एडिटिंग आप लोग समझते होंगे, काट छाँट करना। एडिटिंग का मतलब जीन पर एडिटिंग होती है तो उसे बोलते हैं जीन एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ें जोड़ना या कुछ घटाना। जैसे आप लोग मोबाइल में किसी का नाम जोड़ते हैं, किसी घटाते हैं, तो डिलीट करना या जोड़ना, दैट इज एडिटिंग। अब आप लोग जीनोम समझ गए हैं। यहाँ पर हम पहुँचते हैं कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है जीनोम एडिटेड और जेनेटिकली मॉडिफाइड में? एक तरीका ये है कि जैसे ये है आपका डीएनए, ठीक है, ये मैंने सूचनाएं अंकित हैं यहाँ पर 3। ये जीन है जिसमें कुछ 3 जीन हैं। एक जीन है जिसमें 3 चीज़ें बेस दिखाई पड़ रहे हैं। आप इसको सिर्फ जीन समझिए, ठीक है। हमने क्या किया कि इसके जीन में कुछ चेंज कर दिया। मान लीजिए वो जो 3 लाइनें थी उसमें जो कुछ सूचना है उसमें मैंने एक बड़ी कर दी, एक छोटी, एक। आपको समझाने के लिए मैं समझा रहा हूँ कि जो ये बेस है, बेस में कुछ चेंज कर दिया गया तो हमें डिजायर्ड रिजल्ट आ गया यहाँ पर क्या, कि अब ये जो फसल होगी लवण सह होगी। एक तरीका तो ये है। अब आप सोचेंगे यहाँ काटते कैसे हैं? इसको स्पेसिफिक जगह से काटने के लिए कैंची इस्तेमाल करते हैं। ये सामान्य कैंची नहीं होती, बायोलॉजिकल कैंची, CRISPR-Cas9 बोलते हैं उसको, CRISPR, CRISPR-Cas9, Cas9, Cas12 होती हैं। तो इसमें क्या किया गया कि हमने इसके जीन में परिवर्तन किया, जीन को एडिट किया और उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। जेनेटिकली मॉडिफाइड में क्या होता है, ये मान लीजिए डीएनए है, ठीक, और ये हमें यहाँ पर मिला ये जीन, इसी को करना है एडिट, ठीक। ये मान लीजिए राइस का डीएनए है, ठीक है। यहाँ पर हमें एडिट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे। सीजर का नाम है CRISPR-Cas9, उससे हम काट लेंगे स्पेसिफिक जगह पर। फिर क्या किया जाता है, यहाँ पर एक दूसरा जीन, ये मान लीजिए है, यहाँ पर इस जीन को काटा गया है। ये दूसरा डीएनए है किसी बैक्टीरिया का, और उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थूरिजिएंसिस, जो हम लोग यूज़ कर चुके हैं किसमें, बीटी कार्टन जो हम लोग पढ़ते हैं। बेसिलस थूरिजिएंसिस, GN-6, बेसिलस थूरिजिएंसिस ये बैक्टीरिया है। उस बैक्टीरिया के जीन का स्पेसिफिक भाग हम लोग यूज़ करते हैं। ये बैक्टीरिया सॉयल बैक्टीरिया है, सॉयल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया, इसीलिए इसका नाम जब हम लोग बनाए हैं, बीटी कार्टन का जो वैरायटी है उसको बीटी कार्टन बोलते हैं। बीटी फॉर बेसिलस थूरिजिएंसिस, इसका मतलब इससे कुछ संबंध है। संबंध क्या है कि इसका एक जीन है स्पेसिफिक, जैसे ये है, ये एक टॉक्सिक पदार्थ का उत्पादन करता है।
टॉक्सिक मतलब जहरीला, और जो जहरीला पदार्थ होता है वो इंसेक्ट को मार देता है। जैसे इंसेक्ट खाएगा थोड़ा सा और वो मर जाएगा। इस तरह से ये काम करता है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन कौन सी क्रॉप है? जीएम क्रॉप है, इसलिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पर राइस का जो किया गया, यहाँ पर सॉरी, तो यहाँ पर जो हमने सांभर की या उसकी जो वैरायटी बनाई है वो जीनोम एडिटिंग से बनाई है, और ये बीटी कॉटन जीएम वाली क्रॉप है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें अब यहाँ पर चेंज करना है, मान लीजिए राइस की वैरायटी पर फॉर एग्जांपल, तो ये यहाँ से काट के बाहर किया गया और इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको लाया गया यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब क्या पता चला आपको दोनों में? जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं कि जो जीनोम होता है यहाँ पर, जैसे राइस का जीनोम है, जिससे उसके जीनोम में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जबकि जेनेटिकली मॉडिफाइड वाले केस में किसी बाहरी जीन को लाकर उसमें डाला जाता है और वो क्रॉप तैयार होती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है या इंसेक्ट प्रतिरोधी होती है। तो दोनों में अंतर यही है, एक में यहाँ जीएम में आपका जो जीन है किसी विदेशी फैक्टर से, ये फॉरेन फैक्टर्स होते हैं, वहाँ से लाकर इसमें इंसर्ट किया जाता है या डाला जाता है, जबकि जो आपका जीनोम एडिटेड टेक्नोलॉजी है यहाँ पर उसके जीन में थोड़ा सा चेंज किया जाता है। ठीक है, ये दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस है। तो इसी के साथ हम ख़त्म करते हैं। आप लोग, उम्मीद करता हूँ मैं समझ गए होंगे, क्योंकि टॉपिक काफ़ी टफ है। ठीक है, मैंने पूरा प्रयास किया कि आप लोगों को व्यवहार में समझ में आए। ठीक है, थैंक यू।